ईरा ने विधवा लिबास में अपनी इच्छाएं दबा दी थी। समाज और संस्कारों की लाज रखते हुए तीज त्योहार, शादी ब्याह सबसे उसका नाता टूट चुका था। लेकिन आज सब बदल गया था। गीले शरीर पर पतली सी धोती लपेटे मर्दों के सैलूनों में झांकती चलती ईरा दहलीज पर खड़ी हो वहीं बाई ओर पड़े तांबे के लोटे में से थोड़ा जल उंगलियों पर डाल खुद को छिड़कती। यह शुद्धिकरण रास्ते की गंदगी से भी होता और अपने मन की अशुद्धि से भी। मन की अशुद्धि क्या है यह ईरा नहीं जानती थी, पर लोग जानते थे। कहते थे विधवा है, फिर भी तालाब पर नहाने जाती है, इधर उधर झाँकती है, जवान है, विधवा है, घर पर रहे, पति फौज में था, देश सेवा में जान दे दी। पर इससे इतना भी नहीं होता कि गांव समाज के संस्कारों की लाज रखे। ईरा सब सुनती और मन ही मन हंसती, रो भी सकती थी, पर उससे क्या हो जाता। लोगों को वह दयनीय लगती थी, पर खुद को नहीं। ईरा का परिवार शहर में रहता था, ईरा भी परिवार के साथ रहती थी। शहरी परिवेश में पली बड़ी ईरा ने स्नातक तक की पढ़ाई कर ली थी। आगे पढ़ना चाहती थी पर नहीं हो पाया। ईरा के पिता का पूरा परिवार गांव में रहता था। ना जमीन की कमी थी, ना रुपए पैसे की। ईरा के दादा ईरा के पिता पर दबाव डालकर उसे गांव में ही बिहा लिया। उनका कहना था लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। संस्कारों में दबे माँ बाप चाहे कर भी क्या सकते थे। यही संस्कार ईरा के आड़े आ गए। ईरा पहले भी गांव आती जाती रही थी, पर अब यही उसकी ज़िंदगी थी और यही उसे जीना था। पति का प्यार शायद उसे गांव की रीति रिवाजों में ढाल भी लेता, पर वह तो गोलियों का शिकार हो ईरा को जल्दी ही अकेला छोड़ गया। ससुराल वालों ने ईरा को शहर लौटने नहीं दिया। ईरा घिर चुकी थी। कभी कभी उसे लगता जैसे वह एक चक्रव्यूह में जी रही है। इससे निकलने का एक भी रास्ता वह नहीं जानती। ईरा के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। बेमन से सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती, कभी प्रसाद को कभी कुछ रसोई में चुरा कर खा लेती। वह विधवा थी, इसलिए उसे सादा खाना दिया जाता। दाल रोटी और दलिया खिचड़ी कहते हैं, इससे भावनाएं जोर नहीं मारती। ईरा सब सुनती और हंसती। जैसे तैसे 2 साल बीते। तीज त्योहार, शादी ब्याह आते और जाते। ईरा का जीवन तो थम चुका था। घर में सास ससुर और ईरा बस 3 जने थे। सास ससुर को कुछ तो जवान बेटे के ना रहने का गम था और कुछ ईरा के व्यवहार की नाराजगी। वे चुप ही रहते और थोड़े खिन्न भी। ईरा अपनी मुक्ति के मार्ग ढूंढ रही थी। कटी पतंगों को भी इधर उधर फुदकने उड़ते देखती तो उनसे ईर्ष्या करती। काश वह भी जानवर होती। इंसान को कर भी क्या सकता है। कोई जी रही थी वह। आगे क्या होना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। होने के लिए था तो बस एक अंतहीन इंतजार, वह भी किस चीज़ का पता नहीं। पड़ोस में 4 मकान छोड़कर ईरा के ससुर के चचेरे भाई का परिवार रहता था। दोनों परिवार का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं था, पर कोई बैर भी नहीं था। चचेरे भाई के 4 बेटे, 1 बेटी का परिवार था। बेटी सबसे छोटी थी। 3 भाइयों का विवाह हो चुका था और सबकी 3-3 लड़कियां थीं। किसी के भी पास बेटा नहीं था। परिवार में भी मुर्दुंगनी छाई हुई थी। चौथा बेटा दिमाग से अपंग था। वह 20 वर्ष से भी ऊपर था। उसका दिमाग नहीं पनप पाया था अब तक। कमरेज दिमाग 5 साल का बच्चा ही था। मानो वह दुख परिवार वालों को कम नहीं था। 5वीं संतान कनक 14 साल की थी। सुंदर भी हो रही थी, जवान भी। 8वीं तक पढ़ाई कर चुकी थी और अब भाभीियों से गृह गृहस्थी सीख रही थी। 1-2 साल बाद उसे भी ब्याहना था। बरसात के मौसम में गांव की कच्ची सड़कों पर गलियों में कीचड़ कुछ ज़्यादा ही होती थी। ऐसी ही एक बरसाती सुबह को ईरा तालाब नहाने गई। हल्की रिमझिम ईरा को अच्छी लग रही थी। तेज तेज चलती ईरा अचानक ठिठकी। उसने देखा तालाब के किनारे कीचड़ में कमरेज लोटपोट हो खेल रहा था। पिछली रात घनघोर बारिश हुई थी, जिससे तालाब का पानी काफ़ी चढ़ गया था और कमरेज वहीं लौट रहा था। चिकनी मिट्टी से फिसलकर कहीं भी तालाब में गिर सकता था। आसपास सबको देख रही थी, पर कोई नज़र नहीं आया। बारिश तेज होने लगी। ईरा तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। उसने जोर से आवाज़ लगा कमरेज को पास बुलाने की कोशिश की, पर कुछ तो बारिश का शोर और कुछ कमरेज की मस्ती। उसने ईरा की आवाज़ नहीं सुनी। बहुत पुकारने के बाद भी कमरेज का ध्यान ईरा की ओर नहीं गया और ईरा को ही कमरेज के पास जाना पड़ा। फिर कुछ खाने और उसके साथ खेलने का लालच दे वह उसे अपने साथ ले घर की ओर चल पड़ी। कमरेज ईरा से बातें किए जा रहा था। कभी अपने दोस्तों के बारे में उसे बताता तो कभी घर के पड़ने वाली डांट और मार के बारे में। ईरा का मन ना तो होते हुए भी उसे कमरेज की बातों को दिलचस्पी लेनी पड़ रही थी। कमरेज को बहुत अच्छा लग रहा था। कोई इतने अपनेपन से और प्यार से उससे बातें कर रहा है, इतना महत्व दे रहा है।
ईरा के भीगे कपड़े बारिश की बूंदों से भीग कुछ और चिपक रहे थे। कमरेश दिमाग से भले ही बच्चा था, पर था एक नौजवान लड़का। ईरा अपने आप में धंस रही थी। जैसे तैसे घर आया, कमरेश को छोड़ वह आगे बढ़ने लगी। तभी कमरेश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था मेरे साथ खेलोगी। चलो मेरे साथ घर चलो, हम साथ खेलेंगे। ईरा पूरी तरह घबरा गई, कहीं कोई देख ना ले। क्या करेगी? उसने मुश्किल हाथ छुड़ाया और कहा, देखो कमरेश, अभी बारिश हो रही है, मैं भीगी हुई है, तुम जाओ, बाद में आऊँगी। नहीं, अभी चलो, कमरेश जिद करता हुआ बोला। मैं बाद में आऊँगी। अगर तुम नहीं माने तो मैं गुस्सा होकर चली जाऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। जान छुड़ाने की गरज से ईरा ने पैतरा चला जो काम आया। पक्का तुम आओगी बाद में? हाँ आऊँगी, ईरा चिढ़कर गुस्से से बोली और घर की ओर भागी। कमरेश खुश हो गया, उसे नया साथी मिल गया था। ईरा डरते छिपते घर में घुसी। राहत यह थी कि किसी ने देखा नहीं, वरना फिर से 2-4 तमचे उसके व्यक्तित्व से जड़ जाते। कपड़े बदल वह अपनी कोठरी में आ गई। नीचे चटाई पर नाश्ता रखा था। सुबह की रसोई सास ही बनाती थी। ईरा बस शाम का खाना बनाती, सब ढक बंद कर अपना भोजन ले अंदर आ जाती। बाद में सास रसोई में अपना खाना परोस लेती। खाना रात वाला ही था, पर कोई बात नहीं, ईरा को पसंद था। 2 दिन गुजर जाने के बाद वाली सुबह को ना जाने क्यों उसे भूख नहीं लग रही थी। कमरेश के हाथ की गर्मी से शायद उसकी भूख झुलस गई थी। छी! अपने मन को धिक्कारती वह एक बार फिर तालाब की ओर नहाने चली गई। उधर कमरेश का रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन हो गए थे, ईरा अभी तक कमरेश से मिलने नहीं आई थी। घर वाले बार बार उससे उसके रोने का कारण पूछते। वह रो रो कर ईरा को बुलाने को कहता। पहले तो सबने खूब समझाया, बड़े वाले ने तो 2 थप्पड़ भी जड़ दिए, पर वह ठहरा हठधर्मी। नहीं माना सो नहीं माना। ईरा को बुला लाने भेजा। प्रणाम बड़ी माँ, कनक ने ईरा की सास का अभिनंदन करते हुए कहा। वे हैरान हुई, पर कनक को सामने देख उसे अच्छा लगा। कई बार मन की खेती देखभाल के अभाव में सूख जाती है, पर भावनाओं की जरा सी फुहार बालियों में रस भर देती है। उन्होंने पूछा, कैसी है बिटिया, आज कैसे आना हुआ? कनक ने बताया कैसे कमरेश ने रो रो कर सबकी नाक में दम कर दिया है और इसीलिए माँ ने उसे ईरा को बुलाने के लिए भेजा है। ईरा की सास को सुनकर थोड़ा अटपटा तो लगा, पर कमरेश की हालत वह जानती थी। कमरेश की हरकतों और बातों की वजह से सभी गांव और परिवार उसे बच्चा ही समझते थे। सो सास ने भी उसे अन्यथा नहीं लिया और बच्चा 2 घड़ी बहल जाएगा सोचकर ईरा को भेज दिया। अब तो यह रोज की बात हुई। कनक रोज ईरा को बुलाने आती। दोनों परिवारों के बीच खुद ही एक पुल बनता चला गया। कुछ गांठें खुल रही थी तो कुछ बंद रही थी। दोनों में खूब छनती और कमरेश भी खुश व शांत रहता। विधवा ईरा को भी एक काम मिल गया, दूसरों को आसान लगने लगा। यह काम ईरा के लिए किसी तप से कम नहीं था। लोगों को न उसका कूटना कुचलता मन दिखता और न कुदरती निखरता तन। ईरा से किसी को हमदर्दी न थी और न ही कोई उसकी इज्जत करता। कमरेश के बहाने एक नौकरानी मिल गई थी। सब ने बड़ी फुर्सत कमरेश की तरफ से मिली थी। अब किसी को कमरेश का कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब दोनों देवरानी जिठानी, ईरा की सास और चचेरी सास खूब बातें बनाती। एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता। इन सबके सूत्रधार निरीह निरर्थक सी, सबके जली कटी और ताने सुलती हुई ईरा यानी कनक कमरेश के साथ खुश रहती। आज तो तीज का त्योहार है, चचेरी सास भी थी। आज ईरा को आने के लिए मना करवा दिया गया था। सुहागिनों का त्योहार है, उसका क्या, नजर ही लगा देगी। बड़की ने बड़प्पन उछाड़ा। क्या दीदी, कैसे घूर घूर के देखती है हमें? छुटकी भीतर आई। पर बड़ी माँ तो आएगी ना? बड़की ने अपनी सास से पूछा। हाँ हाँ, और क्या, कमरेश को वहीं भेज देते हैं और भाभी को बुलवा लेते हैं। त्योहार अच्छे से मन जाएगा, देवरानी ने संदेशा भेजा। जेठानी को पसंद आया। झटपट तैयार हो ईरा को 100 हिदायतें दे चली। चलते चलते कहा, कमरेश को यहीं भेज देंगे, वरना रो रो कर सब गुड़ गोबर कर देगा। वक्त पंख लगा कर उड़ता जा रहा था, पर उन पंखों में रेत भरी थी। शायद ईरा दिन पे दिन रहस्य की पोटली बनती जा रही थी। ईरा कुछ बदली सी दिखती थी, सास सोचती और रोज उसे ऊपर से नीचे निहारती। धीरे धीरे उसके माथे की सिकुड़ने उसके बुढ़ापे को बढ़ाने लगी। जो सोचा था सब गलत हो तो ठीक है। आज कुछ निर्णय कर वह ईरा के पास पहुंची और जोर से उसकी चोटी खींच मुंह अपनी तरफ घुमाया और उसके पेट की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? ईरा चुप।
सास को काटो को खून नहीं। गुस्से और भय के मारे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह ईरा के हाथ पैर जोड़ने लगी और बोली, बता किसका है, कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई, आपने ही भेजा था उसे। मैंने? सास का सिर चकरा घिरनी की तरह घूम रह गया। किसे भेजा मैंने? उनकी सब्र का बांध पूरी बर्बरता से टूटा। वह जोर से चिल्लाई, कमरेश, वह तो बच्चा है, पागल है। पर मैं तो पागल नहीं हूँ। बात फैलनी थी, फैल गई। सास ससुर घर में कैद हो गए। ईरा को ना पहले ज़्यादा फर्क पड़ता था और ना अब पड़ता। चाची के परिवार में सब ईरा को कोसते, गालियाँ देते, पर उन्हें बदनामी का कोई डर ना था। क्या मालूम किसने किया है ऐसा काम? कमरेश ने कुछ किया भी होगा तो उसमें अपना ज्ञान तो नहीं, जरूर उसी ने कुछ बदमाशी की होगी। उस घर में कमोवेश सब के जुमले ऐसे ही थे। बहुएं छी छी के नाक सिकोड़ रही थी। जो भी हो, पार्वती पास बैठी पड़ोस की मीना ताई बोली, विधवा के पेट में बेटा है। सालों का अनुभव झूठ नहीं बोलता। भरोसा ना हो तो 9 महीने बाद नतीजा देख लेना। ताई बहुओं को करंट लगा गई थी। हो बेटा है, भूल गई होगी खुद की औकात कि विधवा है। ना पहले कोई पूछता था, ना अब पूछेगा। ताई की बातों में कोई इशारा था जिसे चाची ताड़ तो गई थी, पर संस्कार और समाज का डर सच्चाई आंख चुरा करना चाह रहा था। पर ताई का सुझाया लालच मन में पड़ गया था। अचानक ईरा उन्हें बेचारी लगने लगी और कमरेश पूर्ण वयस्क। जो काम तंदुरुस्त भाइयों से न हो पाया वह अपंग लाचार ने कर दिया। अब तो चाची जब तब ईरा का हालचाल पता करती। 9 महीने बीता, ईरा ने बेटे को जन्म दिया। कमरेश का हूबहू दूसरा रूप, स्वस्थ और प्यारा बच्चा। ईरा बेहद खुश थी। अब कुछ तो था उसका। एक अंतरहीन इंतजार जो खत्म हो चला था। खबर हर घर पहुंची। चाची सास ने घर भी सुनी। कमरेश जैसा दिखता है, बड़ा होकर कमरेश ही निकलेगा। कमरेश के माँ बाप ने भी सुना। ना जाने कहाँ से ममता हिलोरे लेने लगी। कमरेश जैसा दिखता है, सच चलो जरा देखाएं। पोता पाने की उम्मीद दोनों बुजुर्गों ने छोड़ ही दी थी। यह तो कुदरत ने दिया है। किसने सोचा था कमरेश का कोई बच्चा भी होगा? पर हुआ। चाहे जैसा भी हो, अब ईरा का बेटा है तो हमारे कमरेश का भी। दोनों एक दूसरे को समझाने लगे। कोई समाज, कोई दुनिया, रीति रिवाजों की परवाह ना रही दोनों को। बेटे बहुओं ने खूब रोकने की कोशिश की, पर पोता पाने का यह आखिरी सुनहरा मौका उन्होंने नहीं गंवाया। सास का तर्क था, कमरेश एक तरह से ईरा का देवर ही तो है, सो कपड़ा डालने की क्या बुराई है। इस तरह से काले को सफ़ेद कर ईरा को कमरेश की दुल्हन बनाकर घर ले आए। एक विधवा से माँ बनी औरत फिर पत्नी बन समाज में रहने लगी, सभी अधिकार पा गई। अपने अपने सुहाग इतराने वाली बहुएं बेटे वाली माँ से ईर्ष्या करती। ईरा थूक कर चाटने वाले समाज की दोहरी मानसिकता पर हंस रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।